नहीं, वहाँ 2 साल मैं रही और अपनी डिग्री मुकम्मल करके आई। यहाँ वापस आई तो वापस मैंने सिंध यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और इसी अरसे में मैं, मेरा ख़्याल है, उसकी चेयरपर्सन भी बनी। शेख अयाज़ उस ज़माने में वाइस चांसलर थे हमारे। दुनिया बदल गई थी। भुट्टो साहब की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया था, वो जेल में थे। और जब मैं आई हूँ 78 में, तो 79 में तो उनको फांसी हो गई। तो एक भौचाल था इस मुल्क में और एक पूरी हर चीज़ जो थी वो तब्दील होकर रह गई थी। और ज़िया-उल हक का दौर आपको याद है कि हुकूमत अपनी जगह पे, लेकिन एक इंसान को जो जब इक़्तिदार की हविस हो जाती है, तो जो 3 महीने में उसने वादा किया था कि मैं इलेक्शंस करवाऊंगा, वो 3 महीने का अरसा तो पता नहीं कहीं हवा में उड़ गया। फिर उनको ख़्याल आ गया कि वही सबसे अच्छे हुक्मरान बन सकते हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने अपनी हुक्मरानी को तूल देने के लिए वो जितना भी एक लिबरलिज़म था लोगों के जहनों में, और एक तरक्की पसंदाना एक जो सोच थी जो अयूब ख़ान के ज़माने से हुई थी, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों आगे बढ़ना, दुनिया से ताल्लुकात, फ़ॉरेन पॉलिसी, वो यकसर बदल के रह गई। भुट्टो साहब की फांसी के साथ बहुत ही एक ज़िलज़ले जैसी कैफियत थी, जहन माऊफ होके रह गए थे। और जो ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल थी, उसे ऐसे लग रहा था कि उसको कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही कि क्या करना है। उसी ज़माने में इसने, ज़िया-उल हक ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मज़हब का सहारा लिया, और मज़हब में भी उसने इंतहा पसंदी की राह अख्तियार की। एक्सट्रीमिज़म को उसने अपना वतीरा बनाया, और उसका सारा नज़ला जो था वो औरतों पे गिरा। औरतों के लिए आप ये देख लिए कि हुदूद ऑर्डिनेंस उसी के ज़माने में आए, जिसमें इतनी इतनी बदतरीन मिसालें हमारे सामने आई कि एक नाबीना लड़की जिसके साथ ज़्यादती की गई थी, रेप हुआ था, उसको अदालत में लाया गया और उसने कहा कि तुम पहचानो कि कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है। एक अंधी लड़की से अंधे जजेस पूछ रहे थे कि किसने तुम्हारे साथ ज़्यादती की, जजेस पूछ रहे हैं। वो बेचारी क्या कहती? उसको सज़ा मिली, उस बच्ची को सज़ा मिली। इससे बढ़ के डूब मरने का तो मकाम कोई नहीं है। मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही थी। और लेकिन मैं जब वापस आई हूँ तो मुझे दोबारा कहा गया कि तुम प्रोग्राम करो। सुल्ताना मौजूद थी वहाँ पे, वो प्रोग्राम करती थी सिंधी और इसी तरह के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम। तो उसने फिर एक प्रोग्राम शुरू किया था, मोतिन माला। मोतिन माला प्रोग्राम जो था वो इंटरव्यूज़ का प्रोग्राम था, और इंटरव्यूज़ के प्रोग्राम में ये था कि आपके आर्टिस्ट, आपके अदीब, आपके मौरिख़, आपके फ़नकार, आपके गाने वाले, आपके ड्रामा आर्टिस्ट, एक से एक मुख्तलिफ़ यानी वर्सटाइल किस्म की और डाइवर्सिफाइड फील्ड में से जो लोग थे, उनके इंटरव्यू होते थे। तो उसने कहा कि तुम ये इंटरव्यू प्रोग्राम करो। तो काश के वो इंटरव्यू आज मौजूद होते। मैंने कहा कि नज़ला जो था वो सिंधी प्रोग्रामों पे ज़्यादा गिरता था। जी टेप्स नहीं हैं, हम टेप्स स्पेयर नहीं कर सकते हैं। तो एक टेप के ऊपर एक प्रोग्राम होता था, वो इरेज हो जाता था, उसके ऊपर दूसरा प्रोग्राम होता था। अब आप ये सोचिए कि मैं कुछ नाम आपको बता रही हूँ जो मैंने इंटरव्यूज़ किए, जिसमें पीर हिसामुद्दीन राशिदी, ज़फ़र काज़मी, माई भागी, आबिदा परवीन, और ये कौन जो यकतारा बजाता था, गाता था चपड़ियाँ बजा के, जलाल चांडियो। और वो वाला इंटरव्यू इतना मज़ेदार था, जलाल चांडियो का। मुझसे कहा गया कि जलाल चांडियो का इंटरव्यू करो। मैं जलाल चांडियो को जानती नहीं थी, और सच्ची बात तो ये है कि उसका गाना भी मुझे बड़ा अजीब लगता था। लेकिन मैंने एक कमेंट पीर निज़ामुद्दीन राशिदी का मैंने एक कमेंट सुना। हम मिलने गए थे पीर साहब से, तो उसने कहा भाई आज का जो सबसे मशहूर फ़नकार है वो तो जलाल चांडियो है। तो मैं हैरानी से उनको देख रही थी पीर साहब को, इनको क्या हुआ है, जलाल चांडियो उसका क्या? तो जलाल चांडियो मुझे कहा जलाल चांडियो का इंटरव्यू करना है। मैंने कहा भाई पहले तो मुझे बताओ ये है क्या चीज़। अच्छा, मुझे उसमें हेल्प करते थे, मदद देते थे स्क्रिप्टिंग वगैरह में शमशेरुल हैदरी।
और शमशेरुल हैदरी से उस वक्त से लेके आज वो नहीं है, लेकिन मेरा राब्ता तमाम के तमाम अरसे उनके साथ रहा। और आज जब वो नहीं है तो उनके बच्चों के साथ मेरा ताल्लुक़ आज भी वही है, उनके बच्चे मेरे साथ राब्ते में रहते हैं। तो क्या वो शख्स था, क्या उसका इल्म और अदब की जो हदें थी वो तो अपनी जगह, लेकिन वो इतना हम्बल, इतना यानी डाउन टू अर्थ वाला आदमी कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि वो कितना जानता है। वो हमारे जैसे नासमझ लोगों के साथ बैठ जाता था और मैं बैठ के, स्क्रिप्ट उसका अपनी जगह, लेकिन मैं अलग से उसके साथ बैठ के सिटिंग करती थी, ये कौन आदमी है। और जब मुझे बताया जाता था कि तुम्हें इसका या इसका इंटरव्यू करना है तो मैं अपने तौर पर रिसर्च करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जो सामने जिसका मैं इंटरव्यू करूं, मैं उसके साथ इंसाफ न कर सकूं और मैं उसके मुतालिक कुछ न जानूं। मुझे पता होना चाहिए कि ये कौन है, ताकि मैं उसकी ज़िंदगी के उन गोशों की बात करूं जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हों, जो उनको नहीं मालूम तो मालूम होना चाहिए। तो मुझे फिर ये बाद में पता चला कि वो बेचारा जो चांडियो था, वो अपने तौर पर घबरा रहा था कि ये भाई मेरा इंटरव्यू ना करे, ये पता नहीं क्या पूछेगी। तो बहुत मज़े का उसका इंटरव्यू हुआ। उसने बताया किस तरह से वो गाने की तरफ आया। वो पहले खेती बाड़ी करता था, उसके बाप ने कहीं उसको लगाया हुआ था, फिर कुछ और काम किया, दर्जी भी बना, फिर उसको कहीं किसी से इश्क हो गया, फिर इश्क ने इसको गाना वाना गवाना शुरू किया और फिर किसी एक फंक्शन में जाके और उसने परफॉर्म किया 2-4 बड़े मशहूर फ़नकारों के साथ। और फिर वहाँ उसने कहा कि आज जो है वो मेला फ़लाँ नहीं जीतेगा, आज जो मेला है मैं लूट कर जाऊँगा। तो उसका जो एक स्टाइल था कि उसने ये वाली टोपी थोड़ी सी यहाँ रखी, जो आमतौर पर नहीं रखी जाती, उसने ये स्टाइल निकाला, यहाँ टोपी यहाँ तक ले आया और उसने चपड़ी पकड़ी और यकतारा, और उसने बहुत ही किसी ऐसी मस्ती में वो अपना राग और गाना शुरू किया कि उसने, कहते हैं, महफिल लूट ली। और उसके बाद फिर वो एक दौर चला इसका चांडियों का, और वो चलता रहा। और वो ट्रक हों, वो बसेस हों या क्या हो, और कैसेट्स हों, उसी का एक धाका चल रहा था। तो ये प्रोग्राम मैंने किया, बहुत ही मकबूल प्रोग्राम था और बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ हुए थे। और आप ये सोचिए कि 1-1.5 साल तक ये चलता रहा तो कितने लोगों को मैंने इंटरव्यू किया होगा। वेरी डाइवर्सिफाइड पीपल, वेरी वर्सटाइल आर्टिस्ट और सब लोग। फिर मुझे उसी ज़माने में, वाइल आई वाज डूइंग दिस प्रोग्राम, मुझे आरफीन साहब थे उस ज़माने में टीवी के और अच्छे प्रोड्यूसर, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा करते थे और दूसरे भी प्रोग्राम्स, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। इन द मीन टाइम वो आना शुरू हो गए डायरेक्टिव्स फ्रॉम द हेडक्वार्टर कि वो जो एंकर्स हैं ख़वातीन ख़ास तौर पे, अगर अनाउंसर्स हैं तो अनाउंसर्स और जो एंकर्स हैं, जब वो प्रोग्राम करेंगी तो वो अपना सर ढकेंगी। ये डायरेक्टिव्स आए। उस ज़माने में मैं करती थी यही मोतिन माला, और अभी वो सैटेलाइट नहीं शुरू हुआ था, तो वो प्रोग्राम सिर्फ सिंध के हद तक देखे जाते थे। जब डायरेक्टिव्स आए तो सुल्ताना ने कि लो भाई, ये तो डायरेक्टिव्स आ गए हैं मेहताब, अब ये है कि कहते हैं कि जो आप प्रोग्राम करोगी तो आपको सर ढकना पड़ेगा, ये अपना सर दुपट्टा ओढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा सुल्ताना थैंक यू वेरी मच, मैं अभी से तुम्हें बता रही हूँ, मैं कोई नहीं सर वर ढकूँगी। तो कहती कि क्यों नहीं? मैंने कहा छोड़ो यार, ये लोग कह रहा हो तो उसकी वजह से, उसके कहने से मैं सर ढकूँगी क्यों? ये कौन होता है हम पर ये चीज़ आयद करने वाला कि एक पाकिस्तानी औरत को कैसे दिखना चाहिए? तो मैंने कहा सर ढकने से हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम सर नहीं ढकेंगे तो हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो मुझे ये मंतक मेरे जहन में नहीं आ रही थी, और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, मैं कोई टीनेजर नहीं थी, सोसाइटी में मेरा अपना एक मकाम था, मेरे स्टूडेंट्स मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे। तो वो ये तो नहीं देखते थे कि मैं सर ढक के लेक्चर दे रही हूँ या मैं नंगे सर लेक्चर दे रही हूँ, वो सुनते थे मुझे। तो मैंने कहा था सुल्ताना आई एम सॉरी, लेकिन अगर तुम्हारी ये है तो मैं आई एम नॉट कमिंग। तो उसने कहा अच्छा चलो मोहसिन साहब से जाके बात करते हैं। तो मोहसिन अली उस ज़माने में प्रोग्राम मैनेजर थे, हम गए उनके पास।
तो उसने कहा मोहसिन भाई ये डायरेक्टिव्स आ रहे हैं, आपने हमें दिए, मैं तो आपको मैंने ये कहा है, तो मैं तो आप तो इनकार कर रही है कि मैं नहीं आऊँ, मैं प्रोग्राम नहीं करूँगी। तो मोहसिन अली ने कहा कि अच्छा यूँ करते, देखो ना भाई ये तो अभी रीजनल प्रोग्राम है ना, सैटेलाइट पर तो जाता नहीं है, तो हेडक्वार्टर वाला तो कोई नहीं देखता, तो फ़िलहाल तो आप चलाएं जब तक ये चल दे, देखा जाएगा जब कोई ऐसा वक्त आएगा। मतलब दे डिडंट वांट टू लीव मी, और मेरी बात रखना चाह रहे थे। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, एज़ लॉन्ग एज आई एम डूइंग इट माई वे। तो मैंने कंटिन्यू किया। तो जब आरफिन ने जब मुझे कहा कि आप मेरा प्रोग्राम करो, एक नौजवानों का स्टेज शो होगा उर्दू में, उसका नाम है फ़रोज़ा, आप वो प्रोग्राम करें। तो मैंने उससे कहा कि भाई बात ये है कि मेरी 2-4 शराइत हैं। तो वो हंसा के क्या शराइत है आपकी? मैंने कहा मैं सुन रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो ख़वातीन एंकर्स होंगी, कंपेयर्स, वो सर ढक के फिर प्रोग्राम करेंगी, तो आई एम सॉरी मैं तो नहीं करूँगी आपका ये सर ढक के ये प्रोग्राम, तो आप अभी से सोच लें, मुझे लेके आप फंस जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा क्यों नहीं आप सर ढकेंगी? मैंने कहा भाई मेरी मर्ज़ी, मैं तो सर नहीं ढकूँगी, आपको करवाना है प्रोग्राम तो करवाएं, वरना नहीं। तो उसने कहा अच्छा फिर यूँ करते हैं कि आप साड़ी पहन लेना। मैंने कहा क्या, साड़ी क्यों पहनूँ? मैंने कहा साड़ी में तो ब्लाउज़ पहनते हैं, ब्लाउज़ में इतनी इतनी जगह नज़र आती है, तो वो कोई इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो आप कह नहीं यूँ करेंगे ना कि आप जब अंदर दाखिल हों स्टेज से तो आप सर ढक लेना, फिर वो पल्लू खिसक जाएगा, लटक जाएगा, आप आके बैठ जाना। मैंने कहा मैं इतना भी नहीं करूँगी कि मैं सर ढक के और अंदर दाखिल। मैं कहा छोड़ें ये मुनाफिकतें मुझसे नहीं होंगी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है आप सर नहीं ढकें, लेकिन ठीक है साड़ी पहन लें, आपकी मर्ज़ी। और मैंने कहा तीसरी बात वो ये है कि पता नहीं दूसरी या तीसरी, मैंने कहा ये जो आप हर अपने प्रोग्रामों में पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्लाम और ये इस तरह की चीज़ें खामखा जो ठूंस देते हो, जिसकी ज़रूरत हो न हो, ये नारेबाजी, ये भी मैं नहीं करूँगी। तो कहा नहीं उसकी आपकी मर्ज़ी, जहाँ हो ज़रूरी करें, जहाँ ज़रूरी नहीं हो। तो ये 2-3 चीज़ें ही, एंड ही इंसिस्टेड दैट आई शुड डू द प्रोग्राम। तो भाई हमने फिर ये प्रोग्राम शुरू किया साथ ही, यानी वो भी हो रहा था मोतिन माला, और ये भी साथ साथ प्रोग्राम हुआ। और अजीब बात है वो भी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। हालांकि उसमें कोई जाने पहचाने लोग नहीं आते थे, वो बच्चे आते थे, लड़के और लड़कियां, जो या तो पढ़ रहे थे या बिल्कुल नई डिग्रियां लेके बाहर निकले थे, या वो कुछ करने की ख्वाहिश रखते थे, उनकी आंखों में कोई ख्वाब थे, दे हैड ड्रीम्स इन देयर आइज़, अगले अपना कोई मुस्तकबिल देख रहे थे। तो उन लोगों को हम इंटरव्यू करते थे। तो वो बहुत ही मज़ेदार प्रोग्राम था, और उसमें कुछ लोग जिनको मैंने उस प्रोग्राम में पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाया और आगे चल के उन्होंने बड़ा नाम कमाया, उसमें एक वहाब सिद्दीकी, आपके जर्नलिस्ट साहब, मुर्तज़ा वहाब के वालिद, फौजिया वहाब के बेटे जो हैं, मुर्तज़ा वहाब के वालिद साहब थे वहाब सिद्दीकी, उनका मैंने इंटरव्यू किया। वो नए उन्होंने जर्नलिज़म से एमए किया था, मास्टर्स किया था और निकले थे। और टीना सानी को मैंने पहली दफ़ा इस प्रोग्राम में मैंने बुलाया था। उमर शरीफ साहब को मैंने इंटरव्यू किया था। इस तरह से कुरतुलैन जो सोशल एक्टिविस्ट बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक़ था, उसको मैंने इंटरव्यू किया था। और उसके बाद उसने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए और नाम कमाया इस फील्ड में। मतलब मुख्तलिफ़ फील्ड्स में लोग आते और अपनी ख्वाहिशें बयान करते। अच्छा, वो प्रोग्राम इस लिहाज से मुनफरिद था कि एक जो एंकरिंग का एक सिलसिला था, जैसे तारिक अज़ीज़ बिल्कुल बहुत ही संजीदा और बहुत अलग तरीके से कंपेयरिंग करते थे। मेरा तरीका बिल्कुल अलग था, मैं बिल्कुल खुला ढुला उस आदमी के लेवल पे होके और उनकी मर्ज़ी से और हंसते खेलते बोलते हुए बात से बात निकलती थी जैसे गुफ्तगू होती है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा अंदाज़ ये था कि जो सामने वाला हो वो कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि बड़ा रोब होता था भाई, टेलीविज़न के कैमरे जो थे वो देख के ही आदमी की आधी जान तो निकल ही जाती थी पहले। तो
उसमें वो बहुत सबको अलग से वो स्टाइल लगा। अब ये प्रोग्राम जो था ये जा रहा था सैटेलाइट से। अब सैटेलाइट से जब ये प्रोग्राम गया ऊपर तक, तो जनरल हजरात से लेके और प्रेसिडेंट साहब से लेके और मुजीबुर रहमान साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, सबने की आंखें जो थी वो थोड़ी सी खुली और थोड़े हिले जुले, और फिर ख़तो किताबत शुरू हो गई पीटीवी से कि ये कौन ख़ातून है जो सर नहीं ढक रही, ये कौन ख़ातून है जो इतना खिलखिला के हंसती है, तो ये क्या चीज़ है भाई, और इसको क्यों नहीं कहते आप लोग कि ये सर ढके। अच्छा जनाब तो इतनी देर में ये बहुत हिलजुल शुरू हो गई, मुझसे भी बातें चीतें शुरू हो गई। मुझे बुलाया जाता था, जनरल मैनेजर साहब बुलाते थे, प्रोग्राम मैनेजर साहब बुलाते थे, बीबी वो कहा जा रहा है कि आप सर, मैं कभी, मैंने तो आपको पहले से ही कहा है, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों नहीं अच्छी लगेंगी, आप सर ढक लें। तो मैंने कहा इसीलिए तो मैं नहीं ढकती, मैं अच्छी नहीं लगना चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि लोग मुझे देख के खुश ना हो, मुझे सुन के वो कोई चीज़ देखें, समझें, कोई उनके जहनों में सवाल पैदा हो। लेकिन ये जो सर ढकने वाली बात है वो आपकी मजबूरी होगी, मेरी नहीं है। तो एक पूरा क्वार्टर जो था पहला वाला वो इसी ख़तो किताबत में गुज़र गया।